नेरी के वैज्ञानिकों ने गंगा पर काफी सालों तक अनुसंधान किया था कि गंगा का पानी इतना पवित्र क्यों है। कहां कहां से गंगा के उद्गम से लेकर गंगा सागर तक का सैंपल एकत्र किया गया था। यहां तक कि कुंभ के मेले के दौरान, जब कुंभ लगता है, उसके शाही स्नान के दौरान भी सैंपल एकत्र किए गए थे। इन तमाम विषयों पर रिसर्च करने वाले जो वैज्ञानिक है डॉक्टर कृष्णा खैरनार, इस वक्त हमारे साथ है। कृष्णा जी, सबसे पहले ये बताएं, गंगा पे आपने अनुसंधान किया था, गंगा अपने पानी को कैसे, गंगा का पानी इतना पवित्र रहता है, उसमें कीड़े नहीं लगते? देखिए, पहले तो बहुत बहुत नमस्कार। मैं डॉक्टर कृष्णा खैरनार नीरी से हूँ। गंगा जी पे जो हमने स्टडी की है वो गोमुख से लेके गंगा सागर तक की है। गंगा जी 2400 किलोमीटर लंबी नदी है और इसको हम अलग अलग फेजेस में देखते हैं, जैसे अपर स्ट्रेच, मिडिल स्ट्रेच और लोअर स्ट्रेच। जो अपर स्ट्रेच है वो गोमुख से लेके आपके हरिद्वार तक है, और जो मिडिल स्ट्रेच है वो हरिद्वार से लेके पटना तक है, और जो लोएस्ट स्ट्रेच है वो पटना से लेके जाफरनगर तक है। तो गंगा जी की हम जब भी बात करेंगे तो हम इन स्ट्रेचेस में बात करेंगे, क्योंकि हमें गंगा जी में कुछ ऐसी भी जगह मिली जहाँ पे बहुत स्पेशल प्रॉपर्टीज़ दिख रही है, कुछ ऐसी जगह मिली जहाँ गंगा का हाल बहुत ख़राब है। तो हमें जब गंगा के बारे में आपको बताना पड़ेगा तो हम इन 3 स्ट्रेचेस में डिवाइड करके आपसे बात करेंगे। तो ये बताएं कि जो पहला है, जहाँ गौमुख कहा जाए, तो वहाँ पे गंगा किस तरीके की है, गंगा सागर में किस तरीके की है, और गंगा का पानी, लोग ये सोचते हैं कि इतनी नदियाँ हैं तो गंगा ही में कौन से ऐसे तत्व पाए जाते हैं कि गंगा का पानी इतना पवित्र रहता है? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। गंगा एक वक्त, जब बहुत पुराने समय में, जब गंगा पे इंडस्ट्री का लोड कम था, लोग उसको पोल्यूट नहीं करते थे, तब गंगा जी गोमुख से लेके गंगा सागर तक वही गंगा थी जिसे हम सब अपने वेद पुराणों में जानते हैं। पर अब गंगा जी का वो तत्व धीरे धीरे घट के सिर्फ ऊपर के जो जो बहुत ही जो पहाड़ी रीजन है, जिसको हम बोलेंगे कि जो माउंटेनियस रीजन है, जो गोमुख से लेके लगभग ऋषिकेश या हरिद्वार तक मैक्सिमम आ जाए, वहाँ तक ही हमें वो खास जो प्रॉपर्टीज़ है जिसके लिए गंगा जानी जाती है, जो नीरी के स्टडी में भी सामने आया है, वो हमें वहाँ दिखता है। पर जो बाकी का स्ट्रेच है वहाँ पे गंगा जी की जो स्थिति है वो वैसी नहीं है जिसके लिए हम गंगा जी को जानते थे। कुंभ के दौरान भी आपने सैंपल्स इकट्ठे किए थे, आप खुद वहाँ पे गए थे, तो कुंभ के दौरान गंगा कैसी रहती है? कि करोड़ों लोग स्नान करते हैं, गंगा की उस समय स्थिति क्या रहती है? जी, ये भी बहुत ज़रूरी सवाल है, क्योंकि कुंभ मेला और गंगा जी का एक बहुत ही ज़बरदस्त नाता है। और जैसा कि मैं दिखाऊं कि हम लोग स्टडी में वाटर सैंपल कलेक्ट करते हैं, जो गंगा जी का वाटर सैंपल है इसे हम कलेक्ट करते हैं, और गंगा जी का जो तलछट है जिसे हम सेडिमेंट बोलते हैं, हम सेडिमेंट कलेक्ट करते हैं, और इन दोनों का स्टडी हम करते हैं। क्योंकि कोई भी नदी तब तक पूरी नहीं है जब तक उसकी तलछट के बारे में हमें जानकारी ना हो। क्योंकि अगर हम ऐसा कहें कि जैसे कि नदी का अगर आप कोई बराज बना देते, नदी पे कोई आप डैम बना देते, तो नदी का जो गहराई है वो बढ़ जाती है, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं कि अनबिकमिंग ऑफ अ रिवर। रिवर नहीं रहती। तब उस ऐसी स्थिति में गंगा जी की जो खासियत है वो हमें नहीं दिखती है। पर जब गंगा जी की एक बहुत बड़ी कहावत है कि गंगा को निर्मल रहने दो, गंगा को अविरल बहने दो, तो जब हम गंगा को अविरल बहने देते हैं, यानी गंगा को बिना रोक के, तो गंगा जी, हमें वो गंगा जी दिखते हैं जिसके बारे में हम जानते हैं। तो नीरी की खोज में वही सामने आया है कि ये जो गंगा जी की जो खासियत का जो जो रहस्य है वो इन सेडिमेंट में छुपा हुआ है। यानी जो हम जिस तत्व के बारे में बात करते हैं, जिसे हम बैक्टीरियोफाज बोलते हैं, जो नीरी ने बहुत ही डिटेल स्टडी में खोज के निकाला है, और जो हमारी जो फिजिको केमिकल टीम ने टर्पिन्स नाम के फाइटोकेमिकल खोज के निकाले हैं, और गंगा में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है जो नियर सैचुरेशन लेवल पे भी रहता है। हमारी स्टडी में दिखा है कि हमें इवन 20 मिलीग्राम पर लीटर तक भी हमें ऑक्सीजन मिला है गंगा जी में। तो ये 3 जो ऐसे मेन तत्व है जो गंगा जी को साफ रखने में या गंगा जी को अच्छा बनाने में मदद करते हैं। अब जैसे आपने कुंभ के बारे में पूछा, तो कुंभ में भी हमारी स्टडी हुई है, और कुंभ में हमने देखा है कि जनरली सरकार एक बड़ा ही अच्छा डिसीजन लेती है कि वो इंडस्ट्रियल वेस्ट और म्यूनसिपल वेस्ट गंगा जी और यमुना जी में डालना में एकदम कमी ले आते हैं, ताकि शाही स्नान के वक्त में लोगों को दिक्कतें ना हो। उस वक्त में हमने देखा है कि पानी की तो क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाती है, पर शाही स्नान के बाद में जो भी अपने ह्यूमन बींग के जो सरफेस बैक्टीरिया जैसे सुडोमोनास हो गया, इकोला हो गई, उनकी तादाद बढ़ जाती है। पर हमने ये भी देखा कि जब ये तादाद बढ़ती है और आगे हमने जब और 5 किलोमीटर आगे जाके गंगा जी में डाउन स्ट्रीम सैम्पलिंग की, तो हमने देखा कि ये तादाद कम भी हो जाती है।
तो वही जो हमारी जो फाइंडिंग रही है कि बैक्टीरियोफाज गंगा में एक अलग ही रोल प्ले करते हैं, एक उसको सेफ बनाने के लिए, उसको अच्छा बनाने के लिए जो रोल प्ले करते हैं, वो हमें फिर से इसमें दिखा कि भाई आगे जाके गंगा की जो सेल्फ प्यूरिफाइंग या सेल्फ क्यूरिंग एबिलिटी है वो बैक्टीरियोफाजेस कारण है, जो ये सेडिमेंट में छुपे रहते हैं। आप लोगों ने ब्रह्मत्व की खोज की गंगा में की कोशिश की थी, तो क्या ब्रह्मत्व की खोज क्या पाया आप? जी, हमें जो एनएमसीजी ने जो स्टडी दी थी उसका तो नाम उन्होंने ब्रह्मत्व नहीं बोला था, पर हम पौराणिक इसमें गंगा जी में ब्रह्मत्व की बात करते हैं। उनका था कि आप लोग एक्स फैक्टर ढूंढिए, तो उस एक्स फैक्टर में ही जो स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ रिवर गंगा है वो उसी तरफ इशारा करता है। तो हमें जो मैंने जैसा बताया कि बैक्टीरियोफाजेस, डिजॉल्व ऑक्सीजन, फाइटोकेमिकल्स, ये जो हमें इसमें जो मिले हैं और ट्रेस मेटल्स भी हमें इसमें मिले हैं, पर ये अलग अलग स्ट्रेचेस में विद्यमान है। ये पूरी गंगा में आप ऐसा नहीं कह सकते कि गोमुख से लेके गंगा सागर तक पूरा डिजॉल्व ऑक्सीजन अच्छा है, या गोमुख से लेके पूरा गंगा सागर तक बैक्टीरियोफाज अच्छे मात्रा में है, या गोमुख से लेके गंगा सागर तक फाइटोकेमिकल मिल रहा है, ऐसा नहीं है। अलग अलग स्ट्रेचेस में हमारी पूरी डिटेल रिपोर्ट एनएमसीजी को सबमिट हुई है जिसमें दिखा है। पर मैं ओवरऑल कहूँ तो जो हमारा जो फर्स्ट स्ट्रेच है गोमुख से लेके हरिद्वार तक, वहाँ तक का पानी आज भी प्रिस्टीन है और वो गंगा है जिसको हम जानते हैं। बैक्टीरियोफाज नाम की आपने बात की, तो सबसे अहम बात है कि ये अन्य नदियों में क्यों नहीं पाया जाता और ये गंगा में कहाँ से पाया जाता है? जी, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। बैक्टीरियोफाज एक नेचुरल तत्व है, इसको हम एक तरीके से बैक्टीरिया को मारने वाला वायरस कहेंगे। बैक्टीरियोफाज यानी जो बैक्टीरिया को मारता है, तो ये तो सब पूरे प्रकृति में विद्यमान है। अब ऐसा है कि गंगा जी पे ये जो सवाल है इसका जवाब देने के लिए हम लोगों ने नर्मदा और जो यमुना नदी है इसको भी कंपैरिजन में लिया। इस स्टडी में हमने 3 रिवर्स की स्टडी की, गंगा जी, यमुना जी और नर्मदा जी की। तो नर्मदा जी एक पेरिनियल रिवर है और जो यमुना जी है वो गंगा की तरह एक माउंटेनियस रिवर है। तो हमारी स्टडी में सामने आया कि बैक्टीरियोफाज इन तीनों नदियों में है, परंतु गंगा जी में खासियत ये है कि गंगा जी में बैक्टीरियोफाज का जो प्रभुत्व है वो बैक्टीरिया से ज़्यादा है, वो बैक्टीरिया को काबू करने में सक्षम है। और हमने ये स्टडी आगे ले जाके इवन जो बैक्टीरियोफाज हमें गंगा जी से मिले हैं उसको हमने हमारी बायो रिपोजिटरी में बैंक करके हमारे जो कोलैबोरेटर्स हैं उन लोगों ने, जैसे एम्स हो गया या अपना बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हो गई, यहाँ पे जो अनुसंधान चल रहे हैं वहाँ पे इन बैक्टीरियोफाजेस को लेके इवन क्लिनिकल भी इस पे काम हो चुका है। तो गंगा जी में मिले हुए बैक्टीरियोफाजेस का पैथोजेनिक बैक्टीरिया पे बहुत ही अच्छा असरदार रोल है। और हम लोग सब AMR के बारे में जानते हैं जिसको हम एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस कहते हैं, जिसको हम एक नया पैंडेमिक कह सकते हैं, यानी कि ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया का। उसके लिए भी ये एक बहुत बड़ी आशा की किरण है बैक्टीरियोफाज जो हमें गंगा जी में मिले हैं। आपने जब गंगा पे स्टडी की, रिसर्च किया आपने, तो सबसे ज़्यादा गंगा कहाँ निर्मल मिली, मध्यम कहाँ था, और सबसे ज़्यादा आप लोगों को कहाँ दुख हुआ कि जिस गंगा को आपने सुरगोमुख में देखा वो गंगा आगे आगे जाते हुए जहाँ बहुत ही ज़्यादा दूषित हो गई? देखिए, जैसे मैंने कहा कि गंगा जी की एक बहुत सुंदर कहावत है कि गंगा को अविरल बहने दो, गंगा को निर्मल रहने दो। जब आप गंगा को अविरल बहने देते हैं तो उसकी निर्मलता भी बरकरार रहती है। निर्मलता मतलब उसकी प्यूरिटी। तो आप ही समझ जाए कि जहाँ पे भी बैराजेस है, जहाँ पे भी डैम है, वहाँ पे गंगा जी की जो दुख भरी कहानी है वो शुरू हो जाती है। तो जहाँ पे भी गंगा अविरल बह रही है, जैसे हम गोमुख से लेके हम जो अपर स्ट्रेच वाली बात करें, वहाँ पे गंगा अविरल बहती है। तो गंगा जी में वो जो तत्व है, जो जिन तत्वों के बारे में मैंने आपको विस्तार से बताया, वो तत्व हमें वहाँ प्रमुखता से मिलते हैं और अपना असर दिखाते हुए दिखते हैं। यानी जैसे मैं एग्जांपल बताऊं कि हमें जो पहले स्टेज में बैक्टीरियोफाज हमेशा डोमिनेटिंग स्टेट में मिले बैक्टीरियाज के ऊपर में, बैक्टीरिया को वो दबा रहे हैं, पर वही बैक्टीरियोफाज जब हम नीचे जाते हैं तो बैक्टीरिया का लोड इतना बढ़ जाता है सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज में कि बैक्टीरियोफाज अपनी कारगरता दिखाई नहीं पाता है। एक सवाल ये भी उत्पन्न हो रहा है कि जब व्यक्ति गंगा में स्नान करता है तो कहा जाता है कि उसके शरीर में जो कीटाणु ऊपर ही जो रहते हैं वो खत्म हो जाते हैं। गंगा का पानी जो बैक्टीरिया फास्ट हो सकता है कि उसको खत्म करता हो, क्या ये बात सही है? हाँ, ये बात सही है। और गंगा जी में जिस तरीके बैक्टीरिया हमें मिले, जैसे नीरी की स्टडी में हमने विस्तृत तरीके से कई सारे पैथोजेनिक बैक्टीरिया के अगेंस्ट में बैक्टीरियोफाज का होना बताया। इवन 1800 में एक ब्रिटिश वैज्ञानिक ने भी गंगा जी में विब्रियोफाजेस की बात कही थी। गंगा जी में देखा गया था कि गंगा जैसे जिसको हम हैजा बोलते हैं,
जिसे हम कॉलरा बोलते हैं इंग्लिश में और हिंदी में हैजा बोलते हैं। पहले हैजा की बहुत महामारी फैलती थी, तो गंगा जी में देखा गया कि जो हैजा की जो महामारी है वो ऊपर से नीचे यानी डाउनस्ट्रीम आने के बजाय अपस्ट्रीम ही फैल रही थी। क्योंकि अपस्ट्रीम इसलिए फैलती थी क्योंकि लोग पिलग्रिमेज के लिए ऊपर जाते थे, तो जो हैजा है वो फैलता था, पर डाउनस्ट्रीम नहीं फैलती थी। तो इस पे जो ब्रिटिश वैज्ञानिक ने जो स्टडी किया और उसमें देखा कि वहाँ पे जो कॉलरा का जो विब्रियो कॉलरी है, जिससे कॉलरा होता है, उसको मारने वाला विब्रियो विद्यमान है जो उसको मारता है। तो उससे वो समझ में आया कि भाई गंगा जी में क्योंकि पानी के फ्लो से तो नीचे जाना चाहिए, पर वो ऑन द वे बैक्टीरियोफाज बैक्टीरिया को कंट्रोल करने में सक्षम है। तो यदि कोई व्यक्ति उस समय गंगा में स्नान करता था तो वो क्या उसकी बीमारी ठीक हो पाती थी? देखिए, वो तो यानी एक तरीके की हमारी धारणा है। यानी अगर मैं बैक्टीरियोफाज की बात कहूँ तो अगर आपके शरीर पे अगर कोई बैक्टीरिया मौजूद है या आपके ऊपर कोई बैक्टीरियल ये है प्रेजेंस है, इन्फेक्शन है, तो उसको डेफिनेटली बैक्टीरियोफाज अपना रोल प्ले कर सकता है। और रही बात उसकी जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ की, जैसे कि हम अगेन मैं वही बात कहूँगा कि गंगा में आप कहाँ नहा रहे, अगर आप गंगा में कानपुर में नहा रहे तो कोई बात ही नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे पूरी नदी पोल्यूटेड है, पर है तो गंगा। तो जब हम ऊपर स्टेज की बात करते हैं, यही हम हमेशा हम वैज्ञानिक इस बात पे बड़ा तवज्जो देते हैं कि जब गंगा की बात कर रहे हैं तो गंगा एक बहुत बड़ी नदी है, उसको हम सिर्फ एक जगह का लोकेशन की बात करके पूरी गंगा पे वर्डिक्ट नहीं दे सकते। और एक जगह अगर गंगा खराब है तो हम ये भी नहीं कह सकते गंगा सभी जगह खराब है, या एक जगह गंगा अच्छी है तो हम ये नहीं कह सकते गंगा पूरी पवित्र है। गंगा जी को आपको डिफरेंट स्ट्रेचेस में बांट के ही बात करनी पड़ेगी। तो हमें इस स्टडी से एक बहुत ही आशा की किरण मिलती है कि गंगा जी आज अगर अपर स्ट्रेचेस में यानी गोमुख से लेकर हरिद्वार तक अच्छी है, तो वो आगे भी अच्छी हो सकती है अगर हम उसमें पोल्यूशन कम डालें, उसमें जो वेस्ट किरण मिलती है कि गंगा जी आज अगर अपर स्ट्रेचेस में यानी गोमुख से लेकर हरिद्वार तक अच्छी है, तो वो आगे भी अच्छी हो सकती है अगर हम उसमें पोल्यूशन कम डालें, उसमें जो वेस्ट प्रॉपरली ट्रीट करके डालें, इंडस्ट्रियल वेस्ट का लोड उस पर कम हो, तो वो गंगा में आज भी विश्व की सबसे ताकतवर सेडिमेंट और वाटर फ्लशिंग पावर है। यानी उसका जो सेडिमेंट जो माइग्रेशन है और जो उसका वाटर माइग्रेशन है, आज भी वो विश्व में सबसे स्ट्रांग है। तो उसमें वो ताकत है कि वो अपनी गंदगी को फ्लश कर सकती है, पर उसको मौका तो दो। जैसे हम कहते हैं ना कि उसको सांस तो लेने दो। तो अगर उसमें हम अगर इस तरीके का वेस्ट डालना बंद कर दे या कम से कम उसको कम कर दे, तो गंगा जी अपने आप रिजुविनेट हो जाएगी। एक जैसे कि आपने कहा कि कुंभ के दौरान सरकार जितना वेस्टेज है गंगा में नहीं आने देती, यदि यही काम कर लिया जाए तो गंगा पूरी निर्मल रहेगी? बिल्कुल हो सकता है, पर ये एक बहुत बड़ा सोशो इकोनॉमिकल क्वेश्चन है। ये इतना आसान भी नहीं है क्योंकि हमारी इंडस्ट्रीज ही देश को चलाती है, हमारे देश का इकोनॉमी पूरा उस पर बेस्ड है। तो इस पर बहुत ही गहरी सोच और बहुत ही बड़ी प्लानिंग की ज़रूरत है। अगर मैं आपको एग्जाम्पल बताऊँ इंग्लैंड का, इंग्लैंड में थेम्स नदी का आज से 50 साल पहले ऐसा ही हाल था, पर थेम्स क्योंकि वो उन्होंने इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का स्वाद चखा था और थेम्स नदी बुरी तरीके से एक तरीके से नाला बन गई थी। पर उन्होंने बाद में चल के एक बहुत बड़ा प्रोग्राम लॉन्च किया जिसका नाम था रिटर्न ऑफ द सैल्मन्स। सैल्मन एक वो मछली है जो समुद्र से नदी की तरफ जाती है और वो मछली काफ़ी पोल्यूशन को सेंसिटिव है। अगर पानी दूषित रहे तो वो मछली मर जाती है क्योंकि वो अपना जो प्रजनन करने के लिए ऊपर मीठे पानी में आती है समुद्र से। तो उन्होंने पानी की क्वालिटी इतनी इंप्रूव की कि सैल्मन वहाँ आने लगी। तो सैल्मन आने लगी, दैट मीन्स कि नदी का पानी अच्छा होने लगा। और आज थेम्स नदी देखिए ग्रेट ब्रिटेन की, वो कितनी अच्छी नदी है। तो ये हम गंगा जी के साथ भी कर सकते हैं। एक अंतिम सवाल ये बताएं मुझे कि एक बार और सरल शब्दों में बताएं हमारे दर्शकों के लिए कि गंगा इतनी पवित्र क्यों है? देखिए, गंगा जी पवित्र जो मैंने बताया कि साफ शब्दों में कि गंगा में जो बैक्टीरियल जो लोड है, वो बैक्टीरियल लोड जिस तरीके से गंगा को ख़राब करने में भी मदद करता है। बैक्टीरियल लोड आता है ऑर्गेनिक पोल्यूशन से। अगर आप उसमें गंदगी डालोगे तो उसका बैक्टीरियल लोड भी बढ़ेगा ही। तो उसके बैक्टीरियल लोड को जो कंट्रोल करने के लिए जो प्रकृति में जो विद्यमान जो बैक्टीरियोफाज है, जो बैक्टीरिया का दुश्मन है, वो गंगा जी में प्रचुर मात्रा में है। पर वो सिर्फ गोमुख से लेके हरिद्वार जैसी अच्छी लोकेशन तक ही सीमित है। परंतु जब आप नीचे जाते हैं, यानी हरिद्वार के नीचे जब मानवीय पोल्यूशन और इंडस्ट्रियल पोल्यूशन बढ़ता है, तब उस वक़्त में ये जो तत्व है ये अपना काम दिखाने से चूक जाते हैं या अपना काम नहीं कर पाते हैं, इतने असरदार नहीं रह पाते हैं। वैसे ही जैसे मैंने बताया कि टर्पिन्स की भी बात बताई या डिज़ोल्व ऑक्सीजन की बताई, तो अगर आपका पोल्यूशन इतना बढ़ रहा है तो डिज़ोल्व ऑक्सीजन भी सफिशिएंट नहीं रह पाता है उसको ट्रीट करने के लिए। तो डिजॉल्व ऑक्सीजन भी गंगा में है? जी, डिज़ोल्व ऑक्सीजन गंगा में काफ़ी है और नियर सैचुरेशन लेवल भी है।
और हमारी स्टडी में ये दिखा है कि इवन 20 मिलीग्राम पर लीटर तक भी डिजोल्व ऑक्सीजन है, जो बहुत अच्छा इंडिकेटर है गंगा जी को साफ रखने के लिए, जो गंगा जी में नेचुरली प्रेजेंट है। क्योंकि गंगा जी एक बहुत ही ऊंचे टेरेन से, यानी वो पहाड़ों से बहते हुए लहलहाते हुए नीचे आती है, तो उस दौरान में जो भी टर्बुलेंस, आपने ऋषिकेश में देखा होगा कि बहुत लोग वहाँ पे एक तरीके की जो है ना नौका खेल खेलने जाते हैं, जिसे यानी काफ़ी एडवेंचर स्पोर्ट्स की तरह माना जाता है, तो वो वहाँ पे भी काफ़ी यानी प्रचलित है। तो आपको गंगा का जो फोर्स है वहाँ दिखता ही है। तो ये फोर्स गंगा का बड़ा मददगार है गंगा को साफ रखने में, गंगा को ऑक्सीजनेट करने में। ये जो तत्व की आपने जो बात की, इसमें कौन कौन से तत्व पाए आपके रिसर्च में? जी, ये सेडिमेंट है, गंगा का तलछट है। जनरली लोग तलछट को छोड़ देते हैं और सिर्फ वाटर की स्टडी करते हैं, पर हमारी स्टडी में सामने आया कि तलछट के बिना गंगा के पानी की खासियत धूमिल है। क्योंकि जहाँ तलछट आप गंगा के पानी से दूर हो गई, वहाँ पे जो गंगा का पानी, वो पानी नहीं दिखता जिसके लिए हम जानते हैं। तो जहाँ पे तलछट को गंगा के पानी से खेलने का मौका मिलता है, यानी अगर आप बोलेंगे कि भाई तलछट के साथ गंगा का पानी खेल रहा है, तो ये जो तलछट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, वो तलछट की प्रॉपर्टीज गंगा के पानी में आती है और गंगा के पानी को अच्छा बनाने में मदद करती है। इसमें बैक्टीरिया, इसमें बैक्टीरियोफाज है, इसमें और भी कई तरीके के ट्रेस मेटल्स है, इसमें कई तरीके के फाइटोकेमिकल्स भी पाए जाते हैं। ये सब इस तलछट में, तलछट एक तरीके का एक बैंक की तरह काम करता है, जो गंगा की नदी को साफ बनाने में मदद करता है। ये नीरी की मेन फाइंडिंग है। नेरी के वैज्ञानिकों ने बहुत सालों तक इस गंगा पर रिसर्च किया और उनके रिसर्च में यह बात सामने आई कि गंगा में वो क्षमता है जो अन्य नदियों में वो क्षमता नहीं है, अपने पानी को कैसे पवित्र रखा जाए। लेकिन वैज्ञानिकों ने यह भी कहा कि ये मानव पर भी निर्भर करता रहता है कि मानव गंगा में गंदगी न फैलाए, ताकि गंगा गौमुख से लेकर गंगा सागर तक एक ही जैसे पवित्र रहे। कैमरा पर्सन भूषण के साथ योगेंद्र तिवारी, इंडिया टीवी, नागपुर।